गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो अब हमारे क्या है कि इंडियन पॉलिटी के कुछ छोटे मोटे टॉपिक बचे हैं, वो हम लोग जो है करेंगे। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज़, इलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जैसे ये छोटे मोटे टॉपिक, कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स हैं। तो वो हम लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता अब आराम आराम से करेंगे, क्योंकि मेन जो क्रक्स था इंडियन पॉलिटी का वो हम लोग कर चुके हैं। अराउंड मुझे लगता है 70 लेक्चर्स हमने कर लिए, वो 70 डिफरेंट टॉपिक्स एटलीस्ट तो हो चुका है। अब आपको जो है आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अब आपको सिर्फ जो है ये कुछ 10 to 15 टॉपिक्स है, ये मैं आपको आराम आराम से अब करवाता रहूँगा, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में आज पढ़ते हैं, क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना, कोई भी वॉलेंटियर एसोसिएशन, मतलब अपनी मर्जी से इंडिविजुअल्स ने, याद रखना इंडिविजुअल नहीं, हु कम टुगेदर टू मीट देयर, कोई भी अपना कॉमन इकोनॉमिक, सोशल या कल्चरल नीड को पूरा करने के लिए, एस्पायरेशंस को, वो क्या करते हैं कि 2 4 5 8 10 जो लोग हैं वो जॉइंटली जो है किसी कंपनी को चलाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं जो डेमोक्रेटिकली कंट्रोल्ड होती है, इंटरप्राइज। और कोऑपरेटिव सोसाइटी वो बेस्ड होनी है प्रिंसिपल ऑफ कि कोऑपरेशन, मतलब सब मिल के काम करेंगे और सबका म्यूचुअल बेनिफिट होगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी सब लोग शेयर करेंगे, ठीक है। अब देखो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 आता है, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 2011। ये इंडिया में एक सिग्निफिकेंट लेजिस्लेटिव वो स्टेप था जिसने फोकस किया कि हम लोग इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को रिकॉग्नाइज करेंगे और स्ट्रेंथन करेंगे, इनको और ताकत देंगे और पावर्स देंगे, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के थ्रू जो है इनको गवर्नेंस करेंगे और प्रमोट करेंगे और कोऑपरेटिव सोसाइटी पूरी दुनिया में। कोई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जांपल दे सकते हो आप लोग? अमूल का दूध, ये मक्खन, घी मिलता है ना, बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट्स, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है। दैट बंच ऑफ पीपल आर कमिंग टुगेदर एंड मेड, ठीक है। अब की हाईलाइट क्या थी, देखो एडिशन ऑफ न्यू फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी में ये वाज अमेंडेड और इंक्लूड किया कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी एक फंडामेंटल राइट कर दिया गया, ठीक है। इंश्योर कर दिया गया ये एक एज ए फंडामेंटल राइट है लोगों का कि वो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं। प्रीवियसली जो आर्टिकल 19(1)(c था ना, वो प्रोवाइड करता था राइट टू फॉर्म एसोसिएशन या यूनियन। अब इसमें जो है और जो है साफ साफ ये मेंशन किया गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मेंशन है, ठीक है। देखो इंक्लूजन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल, एक नया आर्टिकल जो है 43B जो है वो ऐड किया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ठीक है, जो डायरेक्ट करेगा स्टेट को, ये डायरेक्ट करेगा कि वो प्रमोट करें इस तरह की वॉलंटरी अपनी मर्जी की फॉर्मेशन, उसका ऑटोनोमस फंक्शन, वो अपने हिसाब से फंक्शन करेंगे, एक डेमोक्रेटिक कंट्रोल होगा और प्रोफेशनल मैनेजमेंट होगा इन कोऑपरेटिव सोसाइटी का। अ चेंज इन पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखो पार्ट 9B टाइटल कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड किया गया नया पार्ट, जिससे एक स्पेसिफिक प्रोविजंस डाले गए किस तरह से जो है ये गवर्नेंस जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी। जैसे रेगुलर इलेक्शंस होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी में, फिक्स्ड जो बोर्ड मेंबर होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी को फिक्स्ड होगा मैक्सिमम 5 ईयर्स, रिजर्वेशन होगी शेड्यूल कास्ट, ट्राइब और वुमेन्स की इन बोर्ड्स में, प्रोफेशनल मैनेजमेंट इंश्योर करने के लिए कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इफेक्टिवली फंक्शन करेंगे। सेटिंग अप कुछ अथॉरिटी सेटअप की गई जो इनकी प्रॉब्लम्स और डिस्प्यूट्स को जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेंगे, ओके। अब की फीचर कौन सा पार्ट 9B में, देखो पार्ट 9B जो आर्टिकल 243ZH से 243ZT तक, HIJKLMNOPQRST तक, ठीक है, ये इंक्लूड किए गए पार्ट 9B में, याद रखना। पार्ट 9B अप्लाई करता है सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एक्सेप्ट जो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, विच इज गवर्न बाई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट। जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के थ्रू चलता है, ना कि जो है ये जो सेंटर के द्वारा पास किया हुआ, क्योंकि फेडरल फीचर्स आते हैं बीच में। अब प्रोविजंस क्या है ये डिफाइन, देखो 143ZH प्रोवाइड डेफिनेशन रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कोऑपरेटिव से कोई वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल जिसका कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो रजिस्टर्ड है लॉ किसी कानून के अंदर। स्टेट्स को जो है फिर ये दूसरा क्या है, इनकॉर्पोरेशन, स्टेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक लॉ फॉर द इनकॉर्पोरेशन, रेगुलेशन और फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, पर्टिकुलर स्टेट को जो है लॉ बनाना पड़ेगा। फिर है नंबर एंड टर्म ऑफ द बोर्ड, देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो बोर्ड के मेंबर होंगे वो 21 होंगे। टर्म क्या होगी बोर्ड की, 5 ईयर्स होगी। ST SC SC ST और 1/3 जो है वुमेन्स को जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी, ये आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। फिर क्या है, इलेक्शंस ऑफ द बोर्ड, देखो मैंडेट किया गया कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होंगे, कंडक्ट किए जाएंगे स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी के द्वारा, स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटीज़ के द्वारा इलेक्शन कंडक्ट किए जाएंगे इन बोर्ड मेंबर्स के।
बोर्ड सुपरसेशन इज परमिटेड अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांस सच एज करप्शन या मिसमैनेजमेंट. सुपरसेशन, अ पीरियड ऑफ सुपरसेशन कैन एक्सीड 6 months एक्सेप्ट फॉर द कोऑपरेटिव बैंक्स. कोऑपरेटिव बैंक्स भी तो होती है ना. एनुअल ऑडिटिंग होगी कोऑपरेटिव सोसाइटी की किसी क्वालिफाइड ऑडिटर के द्वारा. ओके, फिर क्या है, एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन. देखो मेंबर्स के पास ये राइट है कि वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अकाउंट या डॉक्यूमेंट्स जो हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक्सेस कर सकते हैं. ग्रीवियंस रेड्रेसल के लिए जो है रिजोल्व करने के लिए डिस्प्यूट कोऑपरेटिव सोसाइटी रिलेटेड मैकेनिज्म बनाया जाएगा. एप्लीकेशन जैसे मल्टी जो है स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए वो डिफरेंट एक्ट है. प्रोविजन डज नॉट अप्लाई टू कोऑपरेटिव सोसाइटी जो ऑपरेट करती है मोर देन वन स्टेट में, ग्रीवियंस रेड्रेसल का. और कॉन्टिन्यूशन ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ. देखिए एग्जिस्टिंग लॉज जो हैं जो गवर्न करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी को वो कंटिन्यू रहेंगे अनलेस कोई कन्फ्लिक्ट होता है अगर पार्ट जो है पार्ट बी में जो पहले से. बार ऑन जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट. देखो कोर्ट कैन नॉट इंटरटेन डिस्प्यूट रिलेटेड टू इलेक्शंस और मिसमैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी अनलेस स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड बाय स्टेट लॉ. ये बात याद रखना, अगर किसी स्टेट लॉ ने जो है कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दी है तभी हो सकता है, वरना स्टेट कोई भी ऐसी अपील, कोई भी ऐसा जो है डिस्प्यूट रिलेटेड जो है मैटर जो है वो इंटरटेन नहीं करेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी अनलेस किसी स्टेट का ये लॉ है कि वो कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है. ठीक है, अब रीजन क्या था 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का कि रिविटलाइजिंग द कोऑपरेटिव सेक्टर. देखो जो कोऑपरेटिव सेक्टर है डिस्पाइट एक क्रूशल सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो सफ़र किया है इनएफिशिएंसी, मिसमैनेजमेंट और करप्शन बहुत ज़्यादा होता था. ठीक है, इनको एक अमेंडमेंट ने क्या क्या स्ट्रेंथन किया है सेक्टर को, इंश्योर किया कि एक डेमोक्रेटिक लाइन पे और ट्रांसपेरेंट वे में ये लोग फंक्शन करें. पहले क्या था, इनके पास बहुत कम था ऑटोनॉमी थी अपने हिसाब से काम करने की और गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा था. तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो होते हैं ना वो ऑफन सब्जेक्टेड टू एक्सेसिव इंटरफेरेंस होता था, खास करके स्टेट गवर्नमेंट्स का उनके ऑपरेशन में, इलेक्शन में और डिसीजन मेकिंग में. तो अमेंडमेंट ने जो है इन्हें और ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस दिया, इंश्योर किया है कि ये ऑपरेट करें अपने सेल्फ रिलायंट और डेमोक्रेटिक कंट्रोल्ड इंस्टीट्यूशन. इनकंसिस्टेंट लॉ अक्रॉस स्टेट. देखो डिफरेंट स्टेट्स ने जो है वो हैड वेरिंग लॉ और रेगुलेशन गवर्निंग द कोऑपरेटिव सोसाइटी लीडिंग टू इनकंसिस्टेंट और लीक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. डिफरेंट स्टेट्स में ना डिफरेंट लॉज, डिफरेंट रेगुलेशंस, तो बड़ा इनकंसिस्टेंट था. तो अमेंडमेंट ने क्या है एक एटलीस्ट एक यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क तो प्रोवाइड किया है ना कैसे गवर्न किया जाएगा अक्रॉस द कंट्री. ओके, तो ये बड़ा ही एम मुद्दा था. फिर क्या है डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग, रेगुलर इरेगुलर इलेक्शन होते थे, लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कंसंट्रेशन ऑफ पावर होती थी कुछ लोगों के हाथ में. तो जो नंबर ऑफ पीपल जो मिल के उसको उनके पास भी प्रॉपर पावर्स होनी चाहिए थी क्योंकि वो भी पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो नहीं होता था. देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी ना कुछ ग्रास रूट लेवल इंस्टीट्यूशंस है जो थ्राइव करते लोगों की पार्टिसिपेशन पे. इस अमेंडमेंट ने जो है पार्टिसिपेशन लोगों का इंप्रूव किया, प्रमोट किया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन हो कोऑपरेटिव सोसाइटी में. कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक फंडामेंटल राइट बना के ये भी एक मेजर सर्विस स्टेप है इसने. और जो है जो पहले क्या होता था प्रॉपर ऑडिटिंग नहीं होती थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी, तो बहुत सारे लोग जो है फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट करते थे, लोगों का ट्रस्ट जो मेंबर्स का वो लॉस हो रहा था. तो अमेंडमेंट ने जो है ये ऑडिट जो है मैंडेटरी कर दिया. ग्रीवियंस रेड्रेसल जैसे जो है टूल्स जो है वो प्रोवाइड किए. इसने क्या किया अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव किया, राइट टू इन्फॉर्मेशन में अक्रॉस मेंबर्स, कोई भी मेंबर इन्फॉर्मेशन ले सकता है. ठीक है, इसने स्ट्रेंथन किया रूरल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. कोऑपरेटिव सोसाइटी जो क्रूशल रोल प्ले करती है कि प्रोवाइड करती है. बहुत सारी कोऑपरेटिव बैंक्स देखते हो ना क्रेडिट, इनपुट्स, मार्केटिंग सपोर्ट प्रोवाइड करती है फार्मर्स को, रूरल कम्युनिटीज़ को, है ना. तो उससे क्या होता है गवर्नेंस जो है और बूस्ट होता है एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, स्ट्रेंथन उनकी गवर्नेंस. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, स्टेट लॉज ओनली. ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी पहले प्रीवियसली सिर्फ गवर्न की जाती थी सिर्फ स्टेट लॉज के द्वारा और ये वनरेबल होती थी क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता था, बहुत सारे अपनी मर्जी मुताबिक ज़बरदस्ती डिसीजन होते थे. तो अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड किया. रिजर्वेशन मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वुमेन्स के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी में इंश्योर किया कि एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो. ठीक है, सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर में, हाउसिंग में, क्रेडिट में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में. ठीक है, तो ये बड़ा ही एक इंपॉर्टेंट स्टेप था. एक बात याद रखना कि पहले जो है जो स्टेट का है ना वो क्या था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनमें एक ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो है पहले क्या है एक ही कानून था सब मल्टी लेवल, मतलब ऑल क्या है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मतलब कि सारे मतलब नेशन लेवल पे एक ही लॉ था. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये नल एंड वॉइड कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट लेवल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए स्टेट स्पेसिफिक लॉज बनाए जा सकते हैं. ठीक है, तो वो प्रायर जो था वो नल एंड वॉइड कर दिया था. ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का. ठीक है, इसकी जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ना वो एंट्री नंबर 32 में स्टेट लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में.
तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर्स हैं कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो है वो फ्रेमवर्क्स, वो लॉज, वो एक्ट्स जो है वो अपने हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। ओके, और कुछ है? तो ये था, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का एक छोटा सा जो है चैप्टर था। ओके, जो फंडामेंटल राइट है ये रिलेटेड है, क्या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फंक्शंस हैं, क्या प्रोसीजर्स है, इसके बारे में एक छोटा सा टॉपिक्स, ऐसे ही मिसलेनियस छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग अब कवर करेंगे। इसके बाद जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज का एक छोटा सा टॉपिक है, फिर वो है क्या बोलते हैं पब्लिक सर्विसेज का, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। फिर इलेक्शंस का टॉपिक है, फिर जो है पॉलिटिकल पार्टीज़, रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, इलेक्शन लॉज इन रिलेटेड, ठीक है, राइट्स और लाइबिलिटीज़, ऐसे कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। वोटिंग बिहेवियर, कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंटी डिफेक्शन लॉ, इलेक्टोरल रिफॉर्म, नेशन इंटीग्रेशन, ये छोटे छोटे मिसलेनियस टॉपिक्स जो है हम लोग अब आस्ते आस्ते आराम आराम से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बट फिर भी मैं ट्राई करूँगा डेली एक लेक्चर आए ताकि ये कंप्लीट ही हो जाए, ठीक है। थैंक यू, गुड बाय।